अच्छा, इस दौरान अगर आपको आवाज़ ना आ रही हो या स्क्रीन शेयर ना आ रही हो तो आप काइंडली जो है वो टेक्स्ट करके बता सकते हैं मुझे चैट में कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही या आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी मैं आपके साथ आर की स्क्रीन शो करने लगा हूँ। अगर किसी स्टेप पे आपको ऐसा फील हो कि आवाज़ नहीं आ रही या स्क्रीन जो है वो रुकी हुई है और मेरी आवाज़ आ रही है, मैं कोई एक्सप्लेन कर रहा हूँ आर के हवाले से, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपकी जो है ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्योंकि बाज़ का अगर थोड़ा सा वो सिग्नल वीक हो तो वो ऑटो जो है वो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होता है, तो स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। ये आर का जो है फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जहाँ पे हमने रह के काम करना है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। चलें ठीक है। अच्छा सर, अब आपने आर स्टूडियो ओपन कर लिया है, साथ साथ मुझे ये कन्फर्म भी करते जाइएगा ताकि हम जो है वो जल्दी से अगले स्टेप के ऊपर चलें। आर स्टूडियो आप लोगों ने ओपन कर लिया है? काइंडली डन या ओके लिख दिया करें ताकि जो है वो मैं अगले स्टेप की तरफ फिर चलूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, इसमें आपने सारी चीज़ें मेरे साथ परफॉर्म करनी है। चलें ठीक हो गया। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे प्लॉट या ग्राफ के बारे में। बहुत शुक्रिया अकमल साहब। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक प्लॉट्स या ग्राफ भी इसे हम कहते हैं इन आर। ये हमारा टॉपिक है कि जो बेसिक प्लॉट्स हैं या ग्राफ हैं ये आर में कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि बाकी सारे एनालिसिस इसी के ऊपर बेस करते हैं, हर एनालिसिस का प्लॉट या ग्राफ बनता है, तो हम इसी पैकेज को यूज़ करेंगे। कि होपफुली अब आप लोगों को ये क्लियर होगा कि पैकेजेस क्या होते हैं। अगर पैकेजेस के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है कि पैकेजेस क्या हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे अगर आपको इन बेसिक चीज़ों का पता है तो फिर आप आगे कामयाब हो सकेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी। पैकेजेस के बारे में क्लियर है सबको? पैकेजेस क्या होते हैं और उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं? जी सर, पैकेजेस के बारे में क्लियर है? पैकेजेस क्या होते हैं या मैं रिवाइज कर दूं थोड़ा सा? जी अथर साहब, काइंडली बता दीजिएगा पैकेजेस क्या होते हैं और इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो मैं चलता हूँ आगे, अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ा सा इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन, ताकि ठीक हो गया। चले मैं आपको इसको ना अगेन रिपीट कर देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ जो है वो सीख लें कि जब भी हम प्लॉट बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये इस तरह होता है, ठीक है। अब हर प्लॉट और ग्राफ के 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले डाटा, फिर मैपिंग और फिर ज्योमेट्री। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी मैप किसी भी ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री। डाटा क्या है? डाटा जो हमारे पास डाटा सेट होता है जिसे हम
टेबल कहते हैं, टेबल की फॉर्म में इस तरह, ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें वो एक्चुअली मैं माउस से ही लिख रहा हूँ तो इसलिए जो है लाइनें आगे पीछे, यानी इस तरह हमारे टेबल फॉर्म में एक डाटा होता है ना हमारे पास, जिसे हम एक्सेल शीट भी कहते हैं, या रा डाटा जो हमारे पास होता है वो इस फॉर्म में होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें दो चीज़ें हैं जो आपने समझ ली हैं। एक तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है और एक वेरिएबल्स है। दो टर्म मैंने यूज़ किए हैं, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स। ऑब्जर्वेशन मीन के जो हमारे पास रोज़ हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो कॉलम्स होते हैं ये वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो कॉलम हैं इनको हम बोलते हैं अब वेरिएबल्स। जो रोज़ होती हैं इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, और जो कॉलम होते हैं इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि वेरिएबल्स क्या हैं। जब भी वेरिएबल्स की बात होगी तो आपके जहन में फ़ौरन जो है बात आनी चाहिए कि हम कॉलम की बात कर रहे हैं, और जब भी ऑब्जर्वेशन की बात होगी तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि हम रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो रोज़ होती हैं इस तरह जो डाटा लिखा होता है, ठीक है, ये रोज़ में डाटा होता है, और ऊपर से नीचे ये वाला जो डाटा है ये कॉलम की फॉर्म में होता है। तो जो कॉलम की फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स, और जो रो की फॉर्म में होता है इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, पहली तो बात होगी हमारे पास डाटा होना चाहिए। देखें ना, जिस तरह हम पहले दिन हमने दूसरे दिन की जो ट्रेनिंग थी हमारी, हमने स्टार्ट किया जी हम सुपरवाइज़र के रूम में बैठे हुए हैं और हमारे हाथ में एक सैंपल है, एक बीकर है, और बीकर में कुछ सोल्यूशन है, और सुपरवाइज़र कहते हैं इसकी पीएच मालूम करके आए। इट्स मीन कि हमारे पास कोई सैंपल था तो उसकी पीएच मालूम करने गए हैं ना। अगर हमारे पास सैंपल ही ना होता तो हमने पीएच किसकी मालूम करनी थी। सेम इसी तरह प्लाट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए जिसका हमने प्लाट बनाना है। बगैर डाटे के हम प्लाट नहीं बना सकते। तो फर्स्ट थिंग ये होगी कि पहली चीज़ कि आपके पास एक प्रॉपर डाटा सेट होना चाहिए। दूसरा मैपिंग। अब देखें ये ग्राफ है ना, ग्राफ के कुछ कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो सेंटर से कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिन। ये अब इसी तरह लिखने हो रहा है, ठीक है, इसको ओरिजिन। ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कुछ निशान लगे होते हैं। इन निशान को कहते हैं टिक्स, टिक, यानी ये वाले जो टिक हैं ये एक्स टिक हैं, और ये वाले जो टिक हैं ये वाई टिक है। अब जहाँ पे ये पॉइंट्स पे ग्राफ बनता है, फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे ग्राफ पॉइंट बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट पे जहाँ पे ग्राफ बनता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यानी वो पॉइंट जहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पे ये बना, ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब हमने जो डाटा सेट है इसको मैप करना है, इसका नक्शा बनाना है। जिस तरह हम घर का नक्शा बनाते हैं ना, अगर हमारे पास एक प्लाट हो तो हमें उस प्लाट के अंदर मैप एक बनाते हैं कि हमें पता होता है कि हमने जो है वो किचन की साइड पे बनाना है, हमने वॉशरूम की साइड पे बनाना है, हमने जो है वो हॉल की साइड पे बनाना है, हमने रूम की साइड पे बनाने हैं, सीढ़ियाँ की साइड पे बनानी है ना, एक मैप उसका बनाया जाता है। इसी तरह जो डाटा सेट होता है हमारे पास, हमारे जहन में ऑलरेडी एक उसका नक्शा होता है कि हमने एक्स एक्सिस पे किसको लेके आना चाहते हैं और वाई एक्सिस पे किसको लेके आना चाहते हैं, ये ऑलरेडी हमें जो है वो पता होता है। तो इस डाटे में से ये चीज़ मैप करना, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में एक और चीज़ की जाती है, इसको कहते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक देखें, जब हम घर का मैप बनवाते हैं, उसको तैयार करवाते हैं, तो उसमें हम एस्थेटिक भी ऐड करवाते हैं। एस्थेटिक मीन उसकी फिनिशिंग,
उसकी खूबसूरती, एस्थेटिक कहते हैं खूबसूरती को, तो उसमें हम जो है वो कुछ उसकी फिनिशिंग भी ऐड करवाते हैं उसके अंदर ना, हमने उसको कलर करवाते हैं, उसको जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं ताकि जो है वो घर जो है वो खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे भी ग्राफ में भी हम जो है वो एस्थेटिक ऐड करते हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो अट्रैक्टिव कलरफुल बने। इसमें हम डिफरेंट जो है शेप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एस्थेटिक में होती हैं। यानी मैपिंग के अंदर हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताते हैं और दूसरा हम उसकी एस्थेटिक करते हैं। उसके बाद आ गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन के शेप, यानी अगर हम जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो देखिए मैप तो हमने बना लिया, रूम बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं ना, लेकिन उसके बाहर से डिज़ाइनिंग करवाते हैं। वो बाहर से मकान उसकी लुक है वो गोल होगी, वो चौरस होगा, वो ट्रायंगल पे होगा मकान, या वो किसी डिज़ाइनिंग में होगा। सेम इसी तरह जब हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म की जो है ना वो डिज़ाइनिंग अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योमेट्री को कहूँ कि टाइप ऑफ ग्राफ्स, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है? टाइप ऑफ ग्राफ, यानी हमारे पास कौन कौन सी टाइप के ग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं। मसलन पॉइंट ग्राफ होता है, ठीक है, पॉइंट ग्राफ होता है। फिर उसके बाद इसको मैं बार ग्राफ है, ठीक है, लाइन ग्राफ है, बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। यानी डिफरेंट किस्म के जो है ना वो आपको प्लॉट जो है ये ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कौन सा प्लॉट बनाना चाहते हैं। तो एक प्लॉट के 3 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 मैपिंग और नंबर 3 ज्योमेट्री। ये यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। चलें, ठीक हो गया। जी अकबर साहब, आपको भी क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा चलें जी, अब हम अगेन, आज हमारा 3rd डे है अपने सुपरवाइज़र के पास और हमारे हाथ में एक एक्सेल की फ़ाइल है। और हमारे सुपरवाइज़र हमें कहते हैं कि ये जो एक्सेल की फ़ाइल है ना, इस पर आपने एक ग्राफ ड्रा करना, एक ग्राफ बना के लाना। यानी आपने कोई डाटा नोट किया हुआ है और आप सर से कहते हैं कि सर इसकी पब्लिकेशन करवाते हैं। सर आपसे कहते हैं यार ऐसा करें कि आप ना इसका ग्राफ बना के लाएँ ताकि मुझे आइडिया हो कि आपके डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें कोई चीज़ है निकालने वाली, या किसी की वैल्यू बहुत हाई हो या बहुत लो हो, या कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिसको हम जो है वो पब्लिश कर सकें। तो वो कहते हैं जी आर के ऊपर आप जो है ना वो जल्दी से ग्राफ बना के लाएँ। इसको हमने पब्लिश नहीं करना, जस्ट देखना है कि हमारे डाटा के अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है या नहीं। तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? जिस तरह आपके हाथ में एक बीकर था और बीकर के अंदर सोल्यूशन था, तो आपके सर ने कहा कि इसका जो है ना इसके अंदर जिंक कंसनट्रेशन फाइंड करके लाएँ। तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आया कि सर ये जिंक की कंसनट्रेशन किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड होगी? इसी तरह अभी भी आपके जहन में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये ग्राफ किस इंस्ट्रूमेंट से बनेगा, ये ग्राफ किस पैकेज से बनेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ पैकेज की तरफ। पैकेज क्या होता है ये मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको ये रिवाइज कर दूँगा, क्योंकि उसके बगैर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि ये पैकेजेस क्या हैं और उसको समझने में मुश्किल होगी।
अच्छा, हम बात करते हैं पैकेजेस की कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि पीएच मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो पैकेज है। अगर मैं ये कहूँ कि जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा, पीएच मालूम करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा, तो आप कहेंगे पीएच मीटर। तो पीएच मीटर एक पैकेज है, पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। उसको अगर हम आर की ज़ुबान में कहें तो पीएच मीटर एक पैकेज है। इसी तरह आर के पास भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आर की लैब के अंदर भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैकेजेस। हर काम करने के लिए एक अलग पैकेज होता है। जिस तरह पहला पैकेज हमने इंस्टॉल किया था रीड एक्सेल। होपफुली आप लोगों ने वो भी इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस के लेक्चर देखे हैं तो आप लोगों ने जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा रीड एक्सेल। वो उसका काम क्या था, वो एक्सेल की फ़ाइल को रीड करने के लिए, एक्सेल की फ़ाइल को लैपटॉप से उठा के आर में लेके आने के लिए जो हम वे यूज़ करते हैं, जो गाड़ी यूज़ करते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम था रीड एक्सेल। अब हमारे पास ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली पैकेजेस क्या होते हैं, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आर के अंदर हमें हेल्प करते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट होती हैं, उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन आर के अंदर आर बिल्कुल ब्लैंक होता है। कुछ बेसिक फंक्शन इसके अंदर होते हैं, बाकी चीज़ें हमें इंस्टॉल करना पड़ती हैं। जिस तरह हम एक विंडो लेके आते हैं ना लैपटॉप में, जब विंडो करवाते हैं तो बिल्कुल विंडो ब्लैंक होती है, यानी उसके अंदर विंडो के अलावा कोई चीज़ें नहीं होती, तो हमें बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ती हैं। तो वही चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं वो पैकेज है। मसलन मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हर काम करने के लिए डिफरेंट जो है वो पैकेजेस या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कॉल करने के लिए डायलर होता है, डायलर एक पैकेज है। मैसेंजर एक पैकेज है, फेसबुक एक पैकेज है, व्हाट्सएप एक पैकेज है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, पैकेजेस हैं। वो चीज़ें जिनसे हम डिफरेंट काम करते हैं, वो यानी हमारे अगर मैं आसान अल्फाज में ये कहूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पेसिफिक काम के लिए, उसको हम पैकेज कहते हैं आपकी ज़ुबान में। अब जो पहला क्वेश्चन ये था कि ग्राफ बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैकेज क्या है, यानी कौन सी मशीन हम यूज़ करेंगे, कौन सा पैकेज हम यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो इसका आंसर है ggplot2। ग्राफ बनाने के लिए हम जो पैकेज यूज़ करेंगे उसका नाम है ggplot2। अब ggplot2 में ये एक पैकेज है। हर पैकेज के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। मैं आसान अल्फाज में आपकी तरफ ले आता हूँ व्हाट्सएप की तरफ। व्हाट्सएप जो है ये एक पैकेज है। तो व्हाट्सएप डिफरेंट फंक्शन पर करता है। मसलन इससे आप कॉल भी कर सकते हो, वो उसका एक फंक्शन है। आप उससे मैसेज भी कर सकते हो, वो उसका एक फंक्शन है। आप उससे वीडियो शेयर कर सकते हो, वो उसका एक अलग फंक्शन है। आप उससे पिक शेयर कर सकते हो, वो उसका एक अलग फंक्शन है। आप उससे लोकेशन शेयर कर सकते हो, वो उसका एक फंक्शन है। आप उससे जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो, वो उसका एक जो है वो फंक्शन है। यानी व्हाट्सएप के जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। आजकल व्हाट्सएप से आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, वो एक अलग फंक्शन है उसका। तो पैकेज के अंदर जो वो काम कर सकता है वो उसका फंक्शन है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से जो काम हम ले सकते हैं वो उसके फंक्शन हैं। यानी दो बातें हमने क्लियर करनी है। एक पैकेज क्या होता है, पैकेजेस क्या हैं, और दूसरा फंक्शंस क्या होते हैं। हर पैकेज जो काम कर सकता है ना वो उसके फंक्शन है। ये बात क्लियर हुई है पैकेज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पैकेज और फंक्शन में, पैकेज एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट से हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन की मैंने आपको एग्जांपल दी। मोबाइल फ़ोन से हम मैसेज भी कर सकते हैं, तस्वीरें भी भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा खबरें भी सुन सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, वो उसके फंक्शन हैं। इसी तरह ggplot2 ये एक पैकेज है।
अब ggplot2 से हम क्या क्या कर सकते हैं वो उसके फंक्शन है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर, काइंडली बताइएगा, पैकेज और फंक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया? चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें पता चल गया हमारे क्वेश्चन का जो आंसर था कि हम लैब में बैठे हुए और हमारे सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये आपके पास एक एक्सेल की शीट है, इसका आपने ग्राफ बना के लाना है। आपके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि सर इसके लिए कौन सा पैकेज इस्तेमाल होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा। आपके सर ने आपको जवाब दिया इसके लिए ggplot2 यूज़ होगा। अब आपको पैकेज का नाम पता चल गया। जिस तरह आपके पास अगर बीकर है आपके हाथ में तो आपके सुपरवाइज़र कहते हैं इसकी pH मालूम करके आएँ। आपका क्वेश्चन होगा सर इसको pH कैसे मालूम करेंगे? आप बोलेंगे pH मीटर से मालूम होगी, सॉरी सर बोलेंगे pH मीटर से मालूम होगी। तो फिर क्या करेंगे आप लैब में जाएंगे और pH मीटर को ढूंढेंगे। अगर तो वो आपकी लैब में अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपकी लैब में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप HOD साहब के पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको pH मीटर मंगवा के देंगे। यहाँ पे हम सेम यही कहानी दोहराएंगे। अब आपको उन्होंने कहा कि ggplot2 जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से ग्राफ बनते हैं। अब आप लैब में आ जाए, ये आपकी लैब है, स्क्रीन नंबर 4। ये पैकेजेस में स्क्रीन नंबर 4 आपको शो हो रही है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको पहला है ऑप्शन फाइल का, दूसरा है प्लॉट का, तीसरा पैकेजेस का। पैकेजेस पे क्लिक करें, पैकेजेस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सर्च बार ओपन होगी। सर्च बार में ढूंढें ggplot2। अब देखें मेरी जो लैब है इसके अंदर ggplot2 अवेलेबल है। ये देखें मुझे शो हो रहा है, आपके पास में भी ना शो हो, ये आप चेक करें और फिर मुझे बताएं कि आपके पास ggplot2 शो हो रहा है कि नहीं। तो देखें जैसे मैंने सर्च में लिखा ना ggplot2, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया ggplot2। ये काइंडली जल्दी से कंफर्म कीजिएगा। शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और अकमल साहब आपके पास, अकमल जुबैर साहब आपके पास भी शो हो रहा है? सॉरी, अकमल साहब के पास शो हो रहा है। अथर साहब आपके पास शो हो रहा है? सर बताइएगा जल्दी से, फिर चलें, ठीक होगा। इट्स मीन कि आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी हम अपनी लैब में गए और वहाँ पे pH मीटर पड़ा हुआ है। अब हम pH मीटर में अगर सैंपल रखें तो क्या वो pH मीटर काम करेगा? क्या वो हमें pH मालूम करके दे देगा? अब हम पहले अपना सैंपल लेके आते हैं, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आपको एक एक्सेल की फाइल सेंड की थी जिसका नाम था फाइकस। होपफुली आप लोगों के पास वो सेव होगी। अगर वो सेव नहीं है तो मैं अगेन आपको शेयर कर देता हूँ।
जी कहाँ ये बताइएगा आप लोगों के पास फाइल है फाइकस वाली? अगर नहीं है तो मैं आपको जो है वो व्हाट्सअप कर देता हूँ। ये मैंने शेयर की थी लास्ट क्लास में। चलिए मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। ये फाइकस वाली मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। अगर आप लोगों के पास नहीं है किसी पार्टिसिपेंट के पास तो वो जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फाइल को इंपोर्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था उस दिन। अगेन मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 में इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें। फिर आपके पास एक और पेज ओपन होगा जो आपको कहेगा कि लोकेशन बताएं आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है वो आप उसको लोकेशन बताएं। मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ये पड़ी। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास जो प्रीव्यू शो हो गया। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो ये मेरे पास आर के ऊपर इंपोर्ट होके आ जाएगी। जी फाइल इंपोर्ट होगी आप लोगों के पास। अगर कोई इशू आ रहा है फाइल इंपोर्ट के दौरान तो काइंडली बता सकते हैं। फाइल इंपोर्ट कर लें फिर हम इकट्ठे ही अगले स्टेप पे चलते हैं। अच्छा कुछ पार्टिसिपेंट ने जो अभी ज्वाइन नहीं किया तो मे भी वो वीडियो देख रहे हों या वीडियो देखें तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल डॉट पैकेजेस से लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का एक कोड होगा। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लिखने हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने लिखना है ggplot2 और इस कोड को आपने रन कर देना। एक तो तरीका ये है इंस्टॉल करने का पैकेज, और दूसरा तरीका है यहाँ पे आप पैकेजेस में आएँ। पैकेजेस में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टॉल का, यहाँ पे आप लिखें ggplot2 लिखेंगे तो इसको इंस्टॉल करें तो ये आपके पास आर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये देखें कि हमारी लैब के अंदर ggplot2 अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह pH मीटर हमारी लैब में पड़ा हुआ है तो हमने पहला स्टेप क्या करना है कि उसको एक्टिवेट करना है, उस मशीन को ऑन करना है, उसको सप्लाई देनी है। तो वो ऑन होगा तो वो हमें pH मालूम करके देगा ना। वो इंस्ट्रूमेंट ऑन होगा तो हमें जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके देगा। तो ऑन करने के लिए इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। तो देखिए मैंने लाइव लिखा तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया, आप ये चूज़ कर लें लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में लिखें ggplot2। अब ggplot2 लाइब्रेरी इट्स मीन के हम अपने जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था वो हमारी लैब के अंदर आ चुका हुआ है। अब हम उसको ऑन करना चाहते हैं, उसको सप्लाई देना चाहते हैं ताकि हम इसको ऑन करके इस पर काम करें। तो इसको हम ऑन करते हैं। ये ggplot2 ये देखें लाइब्रेरी हो चुका है, ये नीचे उसी तरह लिखा हुआ आ गया। अगर एरर ना दे तो इट्स मीन कि ये एक्टिवेट हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप अगेन कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा पैकेज एक्टिवेट है या नहीं तो यहाँ पे देखें स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस में
यहाँ पे अब टिक मार्क आ चुका हुआ है। जब जैसे मैंने इसको लाइब्रेरी किया तो इसके ऊपर एक मार्क आया, टिक का निशान, ये देखें टिक मार्क, जो ये शो कर रहा है कि हमारा जो पैकेज है वो एक्टिवेट हो चुका है और ये रेडी है और अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जी सर, यहाँ तक एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर ली आप लोगों ने और ggplot2 आप लोगों ने एक्टिवेट कर लिया। जी यहाँ तक डन है आपके पास? अगर नहीं डन तो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी अकमल साहब, इंपोर्ट हो चुकी है एक्सेल की फ़ाइल। अगर कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो काइंडली आप बता सकते हैं या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ लेकिन लैपटॉप पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप? साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जो है ना वो इम्प्रूव होगा। चलिए ठीक है, शाम तक। चलिए ठीक हो गया जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे प्लॉट बनाने की, तो उसके लिए जो पैकेज यूज़ हो रहा है वो हम पैकेज, वो मशीन अब हम अपनी लैब के अंदर ले आए हैं और उस मशीन को एक्टिवेट भी कर लिया, उसको ऑन भी कर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्लॉट बनाना है। प्लॉट बनाने के लिए 2 फंक्शन हैं ggplot2 के पास। नंबर 1 qplot, नंबर 2 ggplot। ये दोनों तरीके से हम प्लॉट बना सकते हैं। 2 फंक्शन है, ये ggplot2 के अंदर फंक्शन है, ठीक है। ggplot2 इसके 2 फंक्शन हैं। मैं यहाँ पे इसको हेडिंग, ये जो साइन नज़र आ रहा है ना आपको, ये हैश टैग का मतलब होता है कि हम इसको कोई हेडिंग दे रहे हैं। जब भी हम हैश टैग साथ लिखें, इट्स मीन कि हम उसकी हेडिंग बना रहे हैं। तो ggplot2 के जो फंक्शंस हैं ये मेन 2 हैं, बाकी और भी बेशुमार फंक्शन है, लेकिन अभी हम 2 फंक्शन पे बात करने लगे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ggplot2 फंक्शंस। qplot होता है क्विक प्लॉट। अगर आपको फ़ौरन प्लॉट चाहिए, जैसे आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि यार जल्दी से इसका प्लॉट ड्रा करके लाएं, मैंने जस्ट इसके लिए डाटा चेक करना है, तो आप qplot यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हाई क्वालिटी का प्लॉट बनाएं और उसको पब्लिकेशन के लिए या थीसिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फिर आप ये प्लॉट ggplot में बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने जस्ट डाटा चेक करना है तो आप qplot में बनाएंगे। qplot में प्लॉट बनाना थोड़ा इजी होता है, कम टाइम में आप जो प्लॉट बना के चेक कर सकते हैं। जबकि ggplot2 हाई क्वालिटी का हमें प्लॉट बना के देता है और इस पर जो है वो सेटिंग्स और एस्थेटिक्स ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा निस्बत टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है ग्राफ की वो ggplot2 की बेहतर होती है। तो पहले हम जो है वो दोनों फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे। पहले हम क्विक प्लॉट बना के चेक करते हैं। तो क्विक प्लॉट बनाने के लिए जो कोड आपने लिखना है, qplot लिखने के बाद आपने x एक्सिस पे बताना है
आप किस चीज़ को रखना चाहते हैं। ये देखिए हमारे पास डाटा सेट है, इसका नाम है फाइकस। इसमें एक साइड पे स्पीशीज़ हैं, ये देखें स्पीशीज़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये तकरीबन जो है ये 150 स्पीशीज़ हैं और बाकी ये डाटा है इनका। अब हम चाहते हैं एक्स एक्सिस पे हम क्या रखें और वाई एक्सिस पे हम क्या रखें, ठीक है। तो फर्ज करते हैं कि हम नाम लिखने के बाद आपने डालना है यहाँ पे डॉलर साइन। देखें जैसे ही डॉलर साइन मैंने डाला ना तो इसने मुझे वेरिएबल्स की लिस्ट दे दी। वेरिएबल मीन कॉलम की लिस्ट दे दी। अब इस लिस्ट में से जिस पे आप प्लॉट बनाना चाहते हैं उसको चूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं पेटल विड्थ पे प्लॉट बनाना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। अब मैं वाई एक्सिस को बताना चाहता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस डॉलर साइन। वाई एक्सिस पे मैं बना लेता हूँ सेपल लेंथ, यानी मैं पेटल विड्थ और सेपल लेंथ के दरमियान जो प्लॉट बनाना चाहता हूँ। अब इसको बताना है जी मेरे पास जो डाटा सेट है, डाटा मेरे पास क्या है, जो डाटा है उसका नाम है फाइकस और इसकी जो शक्ल है या टाइप है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फाइकस। और इसकी जो ज्योमेट्री है जियोम, ज्योमेट्री के लिए हम शॉर्ट कोड लिखते हैं जियोम। जो इसकी जियोम है वो हम बना, ये देखें जैसे मैंने जियोम लिखा ना तो इसने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए। देखें सारे किस्म के प्लॉट्स जो हैं हम इसमें बना सकते हैं। बेशुमार टाइप्स के प्लॉट्स हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हो सकता है कि इस डाटे के ऊपर तमाम प्लॉट्स ना बनते हो, लेकिन कुछ प्लॉट्स जो हैं वो ज़रूर बनेंगे। इक्वल और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस कोड को रन करते हैं। जैसे हमने कोड लिख लिया, अब इसमें कर्सर को स्टार्ट पे या एंड पे रख के या सेंटर में भी कहीं भी आप रख के इसको रन कर सकते हैं। कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने सेलेक्ट करना है तो ये पूरा कोड सेलेक्ट करना है इस तरह किसी एक वर्ड पे। फॉर एग्जांपल इस पे अगर आप रख के सेलेक्ट करेंगे ना ये एस, तो आप इसको रन करेंगे तो ये एरर दे देगा। ये कह रहा है ये एक्स एस जो है वो अनएक्सपेक्टेड या नॉट फाउंड, ठीक है। तो हमने पूरे कोड को रन करना है, लिहाजा आप इसके एंड के ऊपर यहाँ पे कर्सर रखें और कोई भी लफ्ज़ सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या आप यहाँ पे सेंड। अब ये कह रहा है कि आपके पास पॉइंट का फंक्शन, इसमें यह है कि एक तो केस सेंसिटिव है, यानी अगर आपने कैपिटल लेटर है तो आपने स्मॉल लिखा है तो फिर भी ये आपको एरर दे देते हैं। तो उसका जो आसान हल ये है कि हम यहाँ पे फाइकस टाइप करते हैं। फाइकस टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लिखें डॉलर साइन और डॉलर साइन के बाद यहाँ पे आप लिखें पेटल विड्थ, ठीक है। पेटल विड्थ देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगेन कॉमा डालें और कॉमे के बाद जो है वो आप अगेन फाइकस लिखें यहाँ पे। फाइकस के बाद डॉलर साइन और आपके पास अगेन जो है वो कॉलम की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी जो है वो चूज़ कर लें जिसके दरमियान आप जो है वो प्लॉट ड्रा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सेपल लेंथ कर लेते हैं और आगे इसको बता देते हैं डाटा हमारे पास कौन सा है, ठीक है। तो ये देखें डाटा इज इक्वल, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, फाइकस। अब इसको रन करते हैं हम, ये देखें, ठीक है। ये इसने प्लॉट ड्रा करके दे दिया फाइकस में जो सेपल लेंथ और पेटल विड्थ के दरमियान। अब ये मैं नीचे वार्निंग भी दे रहा है, ये कह रहा है कि यूज़ ऑफ फाइकस डॉलर साइन इज डिस्करेज। वो कह रहा है जी इसको अपना इस्तेमाल करें। अब हमने क्योंकि कॉलम के नाम यहाँ पे नोट कर लिए हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। आप इसको डिलीट कर दें, देखिए डिलीट हो गया। अब इसको रन करें अगेन, ये देखें अगेन ये रन हो चुका है। और अब जो है यहाँ पे भी देखें सेपल लेंथ से फाइकस और डॉलर साइन गायब हो चुका है और अब इसने हमें वार्निंग भी जो है वो नहीं दी। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जियोम ऐड करें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जियोम
इक्वल, अगर हम पॉइंट बनाना चाहते हैं तो पॉइंट लिखेंगे, हम लाइन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लाइन लिखते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लाइन लिखना चाहते हैं तो लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जस्ट लाइन लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो लाइन प्लॉट बन जाएगा। ये देखिए, ये अब आप अपने सुपरवाइजर के पास लेके गए तो चेक करवाए, वो कहते हैं लाइन नहीं, यहाँ पे आप पॉइंट और लाइन दोनों बना के लाएं। या आप जस्ट क्या करें कि इसको ना स्मूथ बना के लाएं, ठीक है, स्मूथ लाइन ड्रा करके लाएं, तो स्मूथ प्लॉट जो है वो बना के लाएं। तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करके जस्ट यहाँ पे लिखते हैं स्मूथ और इसको रन करें। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, देखें। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें, स्मूथ प्लॉट जो है ये आपके सामने बना हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, आपके यहाँ से सिर्फ प्लॉट्स की टाइप चेंज करनी है, आपका प्लॉट जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। अगर यहाँ पे पाथ प्लॉट बनाना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे लिखें पाथ और इसको रन करें। ये देखिए, पाथ जो है ना वो प्लॉट बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाया जाए तो जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे बॉक्स प्लॉट लिखें और इसको रन करें। ये देखें, बॉक्स प्लॉट बन चुका है। ये एक्चुअली हमने डाटा सेट जो है अगर वो स्पीशीज़ के लिहाज से किया होता तो हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स प्लॉट काफ़ी सारे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई और चेंज करके देख लेता हूँ जो ज़्यादा क्लियर हमें रिजल्ट्स दें। फाइटस $, यहाँ पे सैंपल विड्थ कर लेते हैं। आप इसको रन करके चेक करते हैं। अभी भी ये कर, अगर हम यहाँ पे स्पीशीज़ कर लेते हैं, फाइटस $, स्पीशीज़ करके देखते हैं आप क्या करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि 150 स्पीशीज़ हैं तो ये इसने बेशुमार हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना के दे दिए। तो कहता है ये डिस्कस करता हूँ मैं इसको, आप इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें किसी और पैरामीटर को यूज़ करें, लिहाजा इसके दरमियान हमारा ये जो प्लॉट नहीं बनता। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका डाटा सेट कैसा है, ठीक है। हम इसको अगेन आ जाते हैं फाइटस $, और टाइटल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये इससे अब हमने काम ले लिया, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये ठीक है। अब आप चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई और प्लॉट बनाना चाहते हैं, लाइक अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैंने डाटा सेट को थोड़ा सा ना चेंज कर दिया, यानी स्पीशीज़ जो है हमारे पास उसको मैंने ए कर दिया, यानी इनके रेप्लिकेट बना दिए। 50 रेप्लिकेट ए के बनाए हैं, 50 बी के और 50 सी के। अब इस फाइल को हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपने आ जाना यहाँ पे इंपोर्ट डाटा सेट, यहाँ से फ्रॉम एक्सेल, और एक्सेल से जहाँ पे लोकेशन है आपकी फ़ाइल की वहाँ से फ़ाइल को आप चूज़ कर लें। मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके, आप भी जो है वो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। आपके पास जो लोकेशन है इसकी वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लें। अच्छा, इंपोर्ट करने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ थी पहले S1 S2 S3 था, अब हमने इसके 3 रेप्लिकेट बना दिए, यानी हमारे पास जो है वो 3
जो है वो स्पीशीज़ हैं। अब हम इनके दरमियान प्लॉट बनाना चाहते हैं। अब अगेन हम आते हैं, अब हम इसको रन करके देखते हैं इस कोड को, ये क्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम पेटल विड्थ और यहाँ पे हम कर देते हैं स्पीशीज़, ठीक है। स्पीशीज़ को रन करते हैं और हाँ ये देखें, अब इसने जो है ना हमें वो 3 प्लॉट जो है ये 3 डिफरेंट किस्म के जो बॉक्स प्लॉट है वो बना के दे दिए, 3 स्पीशीज़ को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप हिस्टोग्राम बनाएं, ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो है हमेशा जो 1 वेरिएबल्स के दरमियान बनता है, तो हम यहाँ पे इसको स्पीशीज़ को डिलीट कर देते हैं और जस्ट इसका हिस्टोग्राम बना के चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम लिखने के बाद आपने इसको कोड को रन करना है। आप ये देखें, ये इसने हमें हिस्टोग्राम बना के दे दिया पेटल विड्थ के हिसाब से। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका जो है वो डेंसिटी ग्राफ बनाया जाए, डेंसिटी ग्राफ भी जो है वो 1 वेरिएबल के दरमियान ही बनता है, तो डेंसिटी ग्राफ बना के देखते हैं इसका वो कैसे बनता है। डेंसिटी ग्राफ जो है वो हम बना के देखते हैं स्पीशीज़ के दरमियान। तो यहाँ पे जस्ट हम लिखते हैं स्पीशीज़, स्पीशीज़ और यहाँ पे हिस्टोग्राम पहले चेक कर लेते हैं स्पीशीज़ का कैसा बनता है। ठीक है, स्पीशीज़ के हिस्टोग्राम जो है वो नहीं बनेगा, यहाँ पे एरर है, तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये डाटा सेट पे डिपेंड करता है। अच्छा, हम इसका बना लेते हैं डेंसिटी। ये देखिए, इसने हमें जो है वो डेंसिटी प्लॉट बना के दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कलर भी करें, इसको फिल भी करें, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फिल इक्वल स्पीशीज़ कर दें। स्पीशीज़ लिखेंगे तो फिर इसको आपने रन करना है और अब ये देखें इसने क्या किया कि हमारे प्लॉट को जो है वो डिफरेंट कलर में फिल कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्लॉट बना हमारे पास जो है ये डेंसिटी प्लॉट, इस तरह 3 स्पीशीज़ है हमारे पास, A, B एंड C, और तीनों को जो है वो डिफरेंट कलर अलॉट कर दिया, यानी स्पीशीज़ A को जो है वो रेड कलर अलॉट हो गया, B को जो है वो ग्रीन कलर है और C को जो है वो ब्लू कलर अलॉट। तो ये बेसिक प्लॉटिंग है, यानी इसमें और भी बेशुमार टाइप्स हैं प्लॉट के जो हम ड्रा कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें इसकी, और प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि अभी ये आपका फर्स्ट स्टेप है इसलिए मैं ज़्यादा या वो डीपली नहीं आपको बता रहा, जस्ट हमने सिंपल चीज़ें देखनी है। ये कोड आपने सीखना है, बस ये वाला कोड पहले, ठीक है। इस कोड को जो है वो आपने रन करना है, चलाना है और देखना है। तो मैं इसके साथ आपको एक और वीडियो भी शेयर करूँगा जिसमें थोड़ा सा डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअली इसमें जो है वो एक दफ़ा तो हम जो है वो नेट की वजह से ड्रॉप हो गया और फिर जो है वो आप लोग भी साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो फिर आपका लैपटॉप भी बीच में बंद हो गया और फिर मैं अकेला ही ये वीडियो अब रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। तो उसके साथ मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ ताकि जो है वो आप कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए।